नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोग ये ब्रिज कोर्स की किताबों को समझ रहे हैं, क्योंकि इनमें से अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर पूरा पूछा जाना है, इसलिए हमें इनको जल्दी से इनको भर लेना है और इनकी हमें तैयारी करना है। तो ये जो है 31 अक्टूबर के पहले पहले तक करना, क्योंकि नवंबर में हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 8वीं की गणित। आज हम गणित देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते जाइए, क्योंकि ये बाद में हम भूल जाते हैं। तो इनको अभी से पहले से करके ही रखें। तो देखिए, हम देखते हैं इसकी कक्षा 8वीं की गणित। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर दी गई है वर्कशीट 53। इसके पहले वाली जो भी जितनी भी सभी वर्कशीटें हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर अपलोड की हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के उन सभी वीडियो को देख लीजिए, या डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी है तो उस पर भी आप जाके इसको देख सकते हैं। चलिए आज देखते हैं हम इसमें समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि आधार गुणित ऊंचाई। जो ऊंचाई रहती है इसमें, उसे आधार से ऊंचाई में गुणा कर देते हैं तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाता है। तो इसमें ये उदाहरण दिया गया है, उदाहरण को भी देख लीजिए। और इसमें आगे देखिए कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं। इनमें है कि ये समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसका आधार दिया है और इसकी ये ऊंचाई दी गई है। ऊंचाई 4 है, आधार 5 है। तो 5 और 4 का क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। तो 5 चौके 20 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से अभ्यास 2 में देखिए, आधार 6 है, ऊंचाई 3 है, तो 6 और 3 का गुणा 6 3 18 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अभ्यास 3, यहाँ देखिए आधार दिया गया है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौके 28 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। इसी प्रकार से देखिए ये दिया आगे इसी का। तो ये आधार 6 है, ऊंचाई 4 है, 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल। आधार इसमें 3.5, ऊंचाई 2 है, तो 3.5 में 2 का गुणा करेंगे तो 7.0 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ देखो 2.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है, आधार 1 दिया है, तो आधार गुणित क्षेत्रफल दोनों ही लिखने, आगे पीछे भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 2.5 गुणित 1 यानी 2.5 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 54 दी गई है, इसमें दिया है आकलन। यहाँ दिया है कि क्षेत्रफल की समझ के लिए यहाँ पे आकलन दिया गया है, तो अनुमानित क्षेत्रफल हमें इन चित्रों का ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए जो आकृति बनी हुई है ये समांतर चतुर्भुज बना है। तो इसका आधार देखिए कितने इकाई है, यहाँ पे गिनती कर लें तो 1 2 3 4, आधार 4 इकाई हो जाएगी। ऊंचाई देखिए इसकी, यहाँ पे ऊंचाई जो दी गई है सीधी ऊंचाई होती यहाँ से यहाँ तक, तो कितनी इकाइयाँ हो जाएंगी इसकी, 1 2 3, 3 इकाई क्या है इसकी ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का देखें तो त्रिभुज में आधार दी गई हैं 6 इकाइयाँ, 1 2 3 4 5 6, और ऊंचाई कितनी है, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो ये ऊंचाई हो जाएगी 4 इकाई और आधार हो जाएगा 6 इकाइयाँ। तो क्षेत्रफल 6 और गुणित 4 24 वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है दूसरा, इसमें है वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल होता है, इसमें भुजा दी गई है वर्ग की एक भुजा। ठीक है ना, तो इस भुजा में हमें क्या करना है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा, 2 बार गुणा करना है। तो यहाँ देखो 5 गुणित 5 हो जाएगा, भुजा गुणित भुजा यानी 25, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 25 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ 6.2 सेंटीमीटर की भुजा दी है, तो यहाँ हो जाएगा 6 गुणित 2 गुणित 6 गुणित 2, तो ये हो जाएगा 38.44 वर्ग सेंटीमीटर। 6.2 का गुणा यहाँ आपको कर लेना है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। 4 और 3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 4 3 12 वर्ग सेंटीमीटर इस आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। यहाँ देखिए ये आयत दिया गया है, इसकी भी लंबाई दी है, चौड़ाई दी है, तो यहाँ क्षेत्रफल हो जाएगा 7 गुणित 5 बराबर 7 पौने 35 वर्ग सेंटीमीटर। 28 गलत लिख दिया मैंने, देखिए फिर से लिख लीजिए इसको। तो यहाँ देखिए इसमें है लंबाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, ये भी आयत ही है, तो यहाँ हो जाएगा इसका क्षेत्रफल बराबर 7 गुणित 5 यानी 7 पंचे 35 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो आगे देखिए। यहाँ देखिए वर्कशीट 55 दी गई है, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ। तो द्विविमीय आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई मात्र होती है। द्विविमीय आकृतियों में हमारे वृत्त हैं, त्रिभुजें, ये आकृतियाँ आती हैं। और त्रिविमीय आकृतियाँ जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई या गहराई भी होती है। ठीक है, तो ये त्रिविमीय आकृतियाँ कहलाती हैं। जैसे पुस्तकें, गेंद, बहुत ढेर सारी पुस्तकें रखी हैं तो उनमें ऊंचाई भी होती है ना, या गहराई होती है।
तो इसी प्रकार से होगी मोटाई जिसको बोलते हैं। आगे चलिए, इसमें प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों की पहचान कीजिए। यहाँ आकृति का नाम दिया गया है, यहाँ आपको बताना है कि बेलन कौन सी आकृति है। तो ये त्रिविमीय आकृति है, क्योंकि इसमें मोटाई होती है। घन, घन भी त्रिविमीय आकृति है, ठीक है ना, इसमें ऊंचाई होती है। आयत, आयत में लंबाई चौड़ाई बस होती है, तो ये द्विविमीय आकृति है। वर्ग भी द्विविमीय आकृति है। चतुर्भुज ये द्विविमीय है। शंकु ये त्रिविमीय, गोला त्रिविमीय और पंचभुज ये द्विविमीय आकृति है। 5 भुजाएं बस होती हैं इसमें, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए, फलक, किनारे और शीर्ष, ये विशेष प्रकार की आकृतियों में अब हमें इनकी विशेष पहचान भी करना है। जैसे ये घन होता है, क्या है ये घन, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है घन में। तो घन के कितने शीर्ष होते हैं, कितनी कोरें होती हैं, कितनी उसमें फलक होते हैं। तो ये देखो, फलक कौन से कहलाते हैं, ये जो फेस रहता है पूरा फलक कहलाता है। शीर्ष ये कोने कहलाते हैं और किनारे उसकी जो भुजाएं कहलाती हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये जो घन बना हुआ है, इसमें कोने कितने होते हैं, 8 कोने होते हैं। यहाँ देख लीजिए, इसके ये कोने जो हैं ये 8 दिए गए हैं, ठीक है। इसकी जो कोरें होती हैं ये 12 होती, किनारे 12 होते हैं, ठीक है। और इसके बाद आता है इसके फलक, ठीक है ना। इसमें 6 सपाट, या इसमें सपाट लिखा है, क्या लिखना है हमें, फलक के नाम से भी जाना जाता है इसे। तो ये इसमें 6 फलक होते हैं, फलक जिसे घन के फलक कहते हैं, ठीक है ना। सपाट को इसके फलक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, प्रयास के लिए यहाँ पे अब आकृतियाँ दी गई हैं। तो इन आकृतियों के फलक, किनारे और शीर्षों की संख्या हमें बताना है। यहाँ पर देखिए आकृति दी गई है कि ये इसके फलक हैं, ये शीर्ष कहलाती है, किनारे हैं, ठीक है ना। तो इसमें दिया है कि इसके 4 फलक होते हैं। किनारे कितने होते हैं, इसमें 6 किनारे होते हैं और शीर्ष इसमें 4 शीर्ष होते हैं। यहाँ देखिए आकृति दी है, एक घन बना हुआ है, उसके ऊपर से ये आप माने एक प्रकार से ये 4 फलक और इसमें तैयार किए गए हैं। तो यहाँ देखें, यहाँ फलकों की संख्या इसकी 9 हो जाती है, क्योंकि ये चारों तरफ से इसके 5 और 4 ये 9 फलक होते हैं इसमें। किनारे इसके 16 किनारे होते हैं, इसमें ये 4 किनारे और बढ़ जाते हैं, तो 12 और 4 16, 16 किनारे हो जाएंगे इसके। और शीर्षों की संख्या इसमें जो है एक और बढ़ जाती है, तो 9 हो जाते हैं। घन की में एक इसका शीर्ष और बढ़ जाएगा, ये एक ही शीर्ष है सभी का, तो ये 9 शीर्ष हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, 3D आकार से बनाने वाले जो उनके जाल होते हैं, कैसे 3D बनते हैं, कैसे 2D बनते हैं, ये सारे इन्होंने ढांचे, रूपरेखा यहाँ पे खोल करके बताया है कि मोड़ेंगे तो हम किस प्रकार से मोड़ सकते हैं। यहाँ देखिए, प्रैक्टिकल रूप में इनको बताया जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ये जो आकृति है, ये जो आकृति यहाँ पे खोली है, अब इसको बंद की जाएगी तो ये पूरा ढक जाएगा, यानी ये इस प्रकार की आकृति बन जाती है। तो देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि जालों को उपयुक्त ठोसों से मिलाइए। यहाँ पे इनके जाल बनाए गए हैं, ये जाल हैं, ये इन जालों के माध्यम से ठोस आकृति जो बनती है, तो इसकी कौन सी आकृति होगी यह बताना है। तो यहाँ देखिए घन बना हुआ है, तो घन का ये जाल यहाँ ये बना हुआ है। यहाँ बेलन बनी, तो बेलन के ये देखो ये जाल खुले सिरे कर दिए। इसी प्रकार से शंकु, इससे शंकु ये ढक्कन बंद हो जाए तो यानी शंकु का ये ऊपर वाला हिस्सा बंद हो जाता है। चलिए यहाँ पे देखिए चतुष्फलक रहता है, ये नीचे वाला इस प्रकार का हिस्सा सभी को मोड़ दिया जाता है, चारों को, है ना। तो इस प्रकार से यह आकृति बनती है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए दिया गया है वर्कशीट 56, आंकड़ों का प्रबंधन। कुछ आंकड़े दिए रहते हैं, इनको किस प्रकार से हमें इनको ज्ञात करना है। तो यहाँ देखें, तो यहाँ सबसे पहले लिखा है प्रसार, प्रसार को हम परिसर ही बोलते हैं। दिए गए आंकड़ों के प्रेक्षण में सबसे बड़े सबसे छोटे प्रेक्षण जो रहते हैं, उनके अंतर या परिणाम को हम प्रसार या परिसर कहते हैं। जो भी हमें यहाँ पे आंकड़े दिए होंगे, हमें क्रमशः उनको बढ़ते या घटते क्रम में लिख लेना है। फिर उसके बाद देखते हैं इनका आरोही या अवरोही क्रम जो होता है, उसके बाद जो संख्या हमें मिलेगी, हम देखेंगे सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है, उसमें से हम छोटे वाले को घटा देंगे। यहाँ देखिए, ये जो आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं, 5 अध्यापकों की वर्षों में आयु है, ये क्रमशः लिखी है यहाँ पे। यहाँ हमको बढ़ते क्रम में इस प्रकार से आरोही क्रम में लगा दिया, और सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पे 44 है और यहाँ 28 है। 44 में से 28 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये इसका परिसर या प्रसार निकल आता है। या तो परिसर बोलते हैं या प्रसार कहते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए, कक्षा 8वीं के एक विद्यार्थी के टेस्ट सभी विषयों के प्राप्तांक यहाँ लिखे गए हैं, 5, 7, 6, 4, 8, 9, ठीक है ना। इन अंकों का परिसर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनको आरोही क्रम में लिखेंगे, है ना, छोटी संख्या से
बढ़ती संख्या के क्रम में लिखेंगे। तो 4 पहले लिखेंगे, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, इस प्रकार से, ठीक है। और परिसर बड़ी संख्या में से छोटी को घटा देंगे, तो परिसर बराबर 9 × 4 बराबर 5, ठीक है ना। ये इसका उत्तर आ जाएगा, परिसर निकल आएगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए, ये रन बनाए हैं, इनका भी परिसर निकालना है, तो इनको आरोही क्रम में लिखेंगे 72, 73, 75, 76, 78, इस प्रकार से। अब बड़ी संख्या 78 है, छोटी 72 है, तो 78 में से 72 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो परिसर बराबर आ जाएगा, कितना निकल आएगा, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से परिसर हमें ज्ञात करना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए अंक गणितीय माध्य दिया गया है। अंक गणितीय माध्य में क्या करते हैं, इसको हम औसत भी बोलते हैं। माध्य को हम क्या बोलते हैं, औसत, इस बात का ध्यान रखना। अंक गणितीय माध्य AM लिखा जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। या केवल माध्य को निम्नलिखित रूप से ही परिभाषित करते हैं कि माध्य बराबर, ऐसा अकेला माध्य बस ऐसा लिख देते हैं। तो इसका सूत्र होता है कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, बस ये इसका सूत्र है। जितने दिए गए हैं सभी जो प्रेक्षण हैं उनका योग बटे उनकी संख्या कितनी है गिनती कर लेते हैं, तो इस प्रकार से इनका माध्य निकल आता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ अभ्यास के लिए प्रश्न दिए हैं। यहाँ देखिए लिखा है प्रयास कीजिए। प्रश्न 1 दिया गया है कि निम्नलिखित अंकों के लिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य बराबर क्या होता है, हमने देखा था कि प्रेक्षणों का योग बटे इनकी संख्या। यहाँ जगह ना होने के कारण हम सूत्र नहीं लिखे हैं, सीधा लिख दीजिए माध्य बराबर इन सभी का योग धन में लिख दीजिए और बटे में इनकी गिनती कर लें, तो 10 है ये, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10, ठीक है ना। योग करेंगे तो योग आएगा 50 और बटे में आ जाएगा 10, तो यहाँ पे शून्य शून्य कट गया तो बचे 5, ठीक है। माध्य बराबर कितना निकला, 5। यहाँ देखिए प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए लिखा है। तो पूर्ण संख्याएं क्योंकि पूर्ण लिखा है इसलिए शून्य से शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 अंक हो गए। इनका हमें माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य बराबर इन सभी का योग बटे 5 लिख देंगे, तो इनका योग हो जाएगा 10, 10 बटे 5 बराबर 2, ठीक है ना। इस प्रकार से हमें इनको ज्ञात करना है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है बहुलक। देखें बहुलक क्या होता है, तो ऐसा प्रेक्षण होता है जिसकी गिनती या जिसकी संख्या सबसे अधिक बार आती है, उसको हम बहुलक कहते हैं। तो यहाँ देखिए कुछ प्रेक्षण दिए गए हैं, बहुलक ज्ञात कीजिए लिखा है। तो देखिए 1, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 1, 2, 2, 4, इस प्रकार से ये लिखे गए हैं। तो इनको सबसे पहले तो आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लीजिए, ठीक है। तो अब इनको हमने आरोही क्रम में 1, 1 3 बार, 2, 2, 2, 2, 2, 2, इस प्रकार से 4 बार आया, 3, फिर 4, 4, ये कर लिया। फिर इसके बाद देखें कि सबसे अधिक बार कौन सी अंक आया है, तो यही उसका क्या कहलाता है, बहुलक। तो 2 देखिए कितने बार आया है, 4 बार। तो इन आंकड़ों का बहुलक क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अन्य प्रेक्षणों की तुलना में यह अधिक बार आया है, इसलिए इसका यह बहुलक है। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है कि निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक को हमें सबसे पहले क्या करना, आरोही क्रम में लगा देना है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले देखिए क्रम से 13 आएगा, फिर 13, फिर 14 एक बार आया, 15 3 बार आया है, 16, 17, 19 और 20, इस प्रकार से हमने इनको लगा दिया। तो देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है, 15। तो बहुलक क्या होगा, यहाँ पे एक ही लाइन दी गई इसलिए यहाँ पे सीधे लिख दीजिए बहुलक 15 है। यहाँ पे देखिए 15 बच्चों की ऊंचाइयाँ सेंटीमीटर में दी गई हैं, इनका बहुलक ज्ञात करो। तो कहाँ से है, सबसे क्रम से लिखेंगे हम। तो 58 दिया, 59 दिया, 60 दिया, 61, 61, 61 3 बार दिया, 62 2 बार, 63 2 बार, 64 64, 65 एक बार, 66 67, है ना, ये दिए गए हैं। तो सबसे अधिक बार क्या आया है, 161, 161 3 बार आया है ना। तो लिखेंगे कि 161 अधिक बार आया है, अतः बहुलक क्या है, 161 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें बहुलक की गणना करना है। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ देखिए दिया गया है माध्यक, अभी हमने माध्य पढ़ा था, अब यहाँ पे है माध्यक। तो यहाँ देखिए दिए गए जो आंकड़े रहते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद जो भी संख्या बिल्कुल बीच में यानी मध्य में आती हैं वह उनका माध्यक कहलाता है। तो यहाँ देखिए माध्यक के रूप में यहाँ संख्या आंकड़े दिए गए हैं, इनको हम पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम में लिखने के बाद जो अंक सबसे मध्य में आए या जो परीक्षण सबसे मध्य में आए, तो 1 2 3 और यहाँ से देखो तो 1 2 3 मध्य में क्या आ रहा है, 25। तो बीच वाला प्रेक्षण माध्यक होता है, तो इसलिए यहाँ माध्यक क्या होगा, 25 होगा। तो इस प्रकार से हम माध्यक की गणना करते हैं। चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न दिया गया है कि निम्न आंकड़ों से माध्यक ज्ञात कीजिए। अब माध्यक कैसे निकालना है, हमें सबसे पहले इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इस प्रकार से
क्रम से उनको जो जितने बार आया है उतने बार इनको लिख देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि इनके बीच में कौन सा अंक आ रहा है। तो यहाँ 7 दिए गए हैं, इनके बीच में ये 14 आ रहा है ना। तो हम लिखेंगे कि बीच का प्रेक्षण 14 है, तो माध्यक क्या होगा, 14 होगा। इसी प्रकार से यहाँ देखिए कक्षा 15 विद्यार्थियों में एक कक्षा के वजन भार इस प्रकार से दिए गए हैं, इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। तो इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए व्यवस्थित करेंगे, 32, 35, 36, 37, 38, 38 3 बार आया, 40 एक बार, 42, 43 3 बार आया, 45, 47 और 50। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये टोटल 15 व्यवस्थित आंकड़े प्रेक्षण यहाँ पे लिख दिए हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से गिनती करें तो 7 ये हो जाएंगे, और यहाँ से गिनती करें तो 7 ये मध्य में आ रहा है 40। तो हम लिखेंगे कि बीच का प्रेक्षण 40 है, अतः माध्यक बराबर क्या होगा, 40 होगा। तो इस प्रकार से हमें माध्यक की गणना करना है, माध्य की गणना, बहुलक की गणना, ये सभी हमने आज सीखी है। तो आज इतना ही। आगे जो और भी वर्कशीटें दी गई हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।